हेलो, नमस्ते एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एजियोट्रॉप तक जो है कवर कर लिया था और एजियोट्रॉप जो है वो पार्ट था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, ठीक है, जहां हमने पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन देखा था, ठीक है। इस वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से इस वीडियो में हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इनको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे, न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स किसके हैं? ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर जो डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको बोलेंगे अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब नेचर क्या है? नेचर जो है वो हो सकता है आयनिक हो, कोवेलेंट हो, ठीक है। इन सब पे कोई भी बात नहीं होगी। चाहे वो आयनिक है तो वो सॉल्यूशन में जाके कितने पार्टिकल्स बनाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो कोवेलेंट है तो पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर ही हमें ध्यान रखने हैं। इन नंबर्स के ऊपर ही प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टोटल 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ देखेंगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट फोर्थ है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि चाहे आप यूरिया ले लो, चाहे आप ग्लूकोज ले लो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के सेम है तो जो आपका उस चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो 1 मोल यूरिया और 1 मोल ग्लूकोज, या जितने नंबर ऑफ यूरिया है उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे, तो दोनों ही क्या हैं? आपस में बराबर हैं। उनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सेम अमाउंट में चेंज होगी। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है, फर्स्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इस रिलेटिव वर्ड का मीनिंग भी समझते हैं। अब रिलेटिव का मतलब है कि ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई है वो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में या उसके रिलेशन में किस तरह से चेंज हुआ है, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो चलिए राउल्ट्स लॉ से हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं राउल्ट्स लॉ के केस में कि जो सॉल्यूशन है उसकी सरफेस पर वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। अब उसमें क्या होगा? लोअरिंग होगी। कब होगी लोअरिंग? जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा किसी सॉल्वेंट के अंदर, और ये सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है, ठीक है। ये तो इवेपोरेट करता है लेकिन सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में हम वहाँ डिस्कस कर चुके थे, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि प्योर सॉल्वेंट के केस में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं सरफेस पर वो प्योर सॉल्वेंट के होते हैं। इस वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एस्केप कर पाते हैं और इस वजह से प्रेशर ज़्यादा बनता है। लेकिन सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सरफेस को एक्वायर करेंगे। इस वजह से जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस डिक्रीजेस। दैट्स वाई उसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं, हम राउल्ट्स लॉ से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है एक्चुअली में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, ना कि उसकी आइडेंटिटी या उसके नेचर पे। सबसे पहले सॉल्वेंट को हम नंबर 1 मानेंगे और जो सॉल्यूट होगा उसको हमेशा हम नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें P1 के बारे में, जो कि क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट का तो होगा नहीं प्रेशर, तो सॉल्यूट के लिए P1
इज़ इक्वल्स टू P1 x1। ये है क्या है, कहाँ से आया ये, राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो हम निकालेंगे डेल P1। ये क्या है, ये है चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर। अब चेंज इन वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे कि जो प्योर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो P1 में से माइनस करेंगे P1 को। ठीक है, अगर हम P1 की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो P1 माइनस P1 x1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं डेल P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ P1 को तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ देखें अपन कि 1 माइनस x1 जो है ये किसके बराबर होता है, x2 के बराबर होता है, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो जो डेल P1 है वो कितना हो जाएगा, P1 x2। ठीक है, अगर हम लोअरिंग के बारे में बात करें कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा P1 x2, मतलब वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x2 के ऊपर। अब ये x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, राइट। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो यहाँ से हम बहुत कुछ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हम कंक्लूड भी कर सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो वहाँ से हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन निकाली है। ठीक है, इसको थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ डेल P1 अपॉन इस P1 को मैं इधर डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, P1 इक्वल्स x2। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये टर्म, ठीक है, इस टर्म को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये यहाँ ऊपर जो आपको डेल P दिख रहा है ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसको हमने रिलेट कर दिया है डिनोमिनेटर में P1 से, तो ये बन गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं डेल P को लिखूँ तो डेल P को अपन P1 माइनस P1 अपॉन P1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा अगर अपन आगे बढ़ें तो x2 की वैल्यूज़ अगर हम लिखें यहाँ तो ये बन जाएगा डेल P1 अपॉन P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो बहुत 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 कम ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में हम N2 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं। ठीक है, किस केस में, यहाँ N1 प्लस N2 में। ठीक है, इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर N2 की वैल्यू 1 है और N1 की वैल्यू 0.01 है, और अगर मैं N1 प्लस N2 करूँ तो ये आएगा 1.01। ठीक है, और इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि ये 0.01 जो है बहुत छोटी वैल्यू है, इस वजह से मैंने क्या किया है, N2 की वैल्यू को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया। तो जो फार्मूला आगे बढ़ा वो ऐसे बढ़ा, P1 डेल P1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक है, ऊपर वाले को 0 नहीं रखेंगे अपन। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो वो होता है गिवन मास मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास W से और मोलर मास को हम बड़े M से डिनोट करेंगे। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो डेल P अपॉन P1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा W2 अपॉन M2। ठीक है, और नीचे N1 है तो यहाँ आएगा W1 और ऊपर आएगा M1। ठीक है, ये जो फार्मूला बना, ठीक है, ये फार्मूला बन गया काई का हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको हमने कनेक्ट कर दिया विद गिवन मास एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर आपको ये सब वैल्यूज़ देकर और सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोलर मास पूछा है या फिर गिवन मास पूछा है कि कितना मास आपने सॉल्यूट डाला और इतना चेंज हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी हमें पूछा है, चाहे वो मास ऑफ सॉल्यूट हो, चाहे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो, या मास ऑफ सॉल्वेंट हो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो, या फिर चेंज इन प्रेशर हो, या फिर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो। ये सारी बातें कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम निकाल पाए। अगर इस फार्मूले को अगर अपन देखें तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि P1 माइनस P1
अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। हमेशा याद रखें अपन कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमेशा सॉल्यूट ही लेंगे, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ओके, चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है हमको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो गिवन हम यहाँ लिख लेंगे कि P1 नॉट दिया हुआ है 23.8, ठीक है। अब इस प्योर वाटर में क्या किया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो यूरिया यहाँ पर क्या है, यूरिया जो है वो हमारा सॉल्यूट है क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो यूरिया सॉल्यूट है, इसका मतलब इसके जो भी सिंबल्स बनेंगे वो W2 बनेंगे या फिर M2 बनेंगे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है क्या, गिवन मास मतलब W2 दिया है, W2 की वैल्यू अपन 50 ग्राम रखते हैं। मोलर मास दिया हुआ है ये M2 हो गया हमारे लिए, तो M2 60 दिया हुआ है। इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, तो ये सॉल्वेंट का मास मतलब कि W1 हो जाएगा, तो W1 दे रखा है 850, ठीक है। और इसका मोलर मास कितना होता है, H2O है, तो कितना हो जाएगा 18। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो पूछा क्या है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, मतलब कि P1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, कि P1 कितना होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्योंकि इसमें गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास के बारे में बात हुई है, तो वही फार्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फार्मूले में क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो P1 नॉट की वैल्यू 23.8 माइनस P1 ये कैलकुलेट करना है अपॉन 23.8 इक्वल्स टू W2 दिया हुआ है 50 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 850 ये दिया हुआ है W1, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो बनेगा P1 वो बनेगा 23.4 mm ऑफ Hg। आई थिंक आप ये जो हैं इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो P1 की वैल्यू जो है वो आई 23.4 mm, ठीक है, और P1 नॉट की वैल्यू कितनी थी 23.8, ठीक है। तो 23.8 से प्रेशर क्या हो गया 23.4, मतलब 0.4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं कि जो प्रेशर हैं वो उसमें कमी आती है जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो यही क्या है हमारा V डाउन रूल है या फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज रूल है, ठीक है। आई थिंक ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि जो वेपर प्रेशर है वो तो क्या होता है डिक्रीज, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, इंक्रीज। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसा होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमें पता है, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो क्या हो जाए, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो आपका लिक्विड है वो क्या करने लग जाएगा, बॉईल करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें वेपर प्रेशर बनाना है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। अब वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वेपर प्रेशर में चेंज कैसे हो रहा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, ठीक है। और जब वेपर प्रेशर में कमी होगी, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है उतने डिक्रीज वेपर प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, ठीक है। और जब ज़्यादा हीट लगेगी इसका मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ से समझें तो ये रहा आपका प्योर वाटर, ठीक है, और हम बात किस काय पे कर रहे हैं, 1 ATM पे बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारा प्योर वाटर है, ठीक है। और उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट हम लें कि यार ये यहाँ पर इस टेम्परेचर पर वो क्या कर रहा होगा, बॉईल कर रहा होगा, जिसको अपन बोलेंगे डेल TB, जिसे हम बोलेंगे TB नॉट, ठीक है। TB नॉट क्या है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन बना दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दें, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। और इस तरह का बनते हुए
जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये इस पॉइंट पर आके और क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है, और इस बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलेंगे TB, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये हो गया हमारा डेल TB, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जो आपका वेपर प्रेशर कर्व है उसमें वेपर प्रेशर कर्व जो सॉल्यूशन का है वो प्योर वाटर के कर्व से नीचे आता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल अगर आप देखो तो हम हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें पकाते हैं उन सब में हम नमक डालते हैं, ठीक है। नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि नमक क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर होगी या फिर उसमें ट्रैप होगी और खाना जो है वो जल्दी पकेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दे रखा है, पास्ता के लिए दे रखा है कि जब भी हम पास्ता बॉईल करेंगे तो सॉल्ट जो है वो डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को लोअर करेगा, और जब वेपर प्रेशर को लो करेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए बॉईल करने के लिए पानी को, और ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसका मतलब कि पास्ता जो है वो जल्दी क्या होगा, कुक होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सेम आप आलू बॉईल करते हैं, दाल बॉईल करते हैं, उन सब केसेस में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बने पानी का, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ऐड करने पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हायर हो जाएगा देन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगर हम एक टेक्स्ट बुक के हमारे एग्जांपल को लें तो प्योर वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15, ठीक है, 373.15 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है एट 1 atm प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर 1 मोल ऑफ सुक्रोज मिला दें, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है ये 1 मोल ऑफ सुक्रोज। 1 मोल ऑफ सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज, ठीक है। अगर हम उस 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल सुक्रोज मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, अब उस सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है 373.52 केल्विन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.37 केल्विन जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो वैल्यू आई डेल TB की, ठीक है, ये क्या कहती है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या हो गया है, सॉल्यूशन का इंक्रीज़ हो गया 1 मोल सुक्रोज के ऐड करने से, ठीक है। तो यहाँ से इस एग्जांपल से भी क्लियर है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसको बॉईल करने में, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यार इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, कि किस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर पाएँ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट के, सॉल्यूट की मोलल कंसंट्रेशन। मोलल मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलैलिटी के बारे में, ठीक है। मोलैलिटी को हम छोटे वाले m से डिनोट करते हैं, तो सॉल्यूशन की जितनी मोलैलिटी होगी उस मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो डेल TB इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलल कंसंट्रेशन, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है जो कि है KB इंटू M, ठीक है। ये KB जो है, इस KB को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको अपन इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा स्प्लिट अप करें या इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाएं तो हम मोलैलिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं कि जो मोलैलिटी होती है हमारी वो होती है नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम N2 से डिनोट कर रहे हैं, है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W1 से कर रहे हैं। अब क्योंकि ये हम ग्राम में लेने वाले हैं तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा और N2 की वैल्यू रखें तो अगर हम N2 के बारे में बात करें तो N2 बनेगा W2 अपॉन
M2, ठीक है, गिवन मास मोलर मास। तो अगर यहाँ मोलैलिटी के फॉर्मूले में इसको रख दें तो ये बनेगा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। और ये सब काय में हैं, W's जो हैं ये सारे के सारे ग्राम्स में आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आपको समझ आया होगा। अगर इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को हम यहाँ रख दें, ठीक है, यहाँ रख दे तो हमें ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है वो इस तरह से बनके मिल जाएगा कि डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। आई होप कि ये जो फार्मूला है ये आपको समझ आया होगा। इस फार्मूले से हम जो हमारा सॉल्यूट है उसका गिवन मास और मोलर मास दोनों निकाल सकते हैं। साथ में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कितना एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में उसके बारे में भी हम बात कर पाएंगे ये देखकर, ठीक है। अब अगर हम बात करें इससे आगे, जो KB हैं उसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसी तरह से इसकी यूनिट जो है वो केल्विन kg पर मोल बनेगी। अब ये कैसे बनेगी? अगर आप देखें डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, ठीक है। हमें KB चाहिए तो डेल TB अपॉन M पर जाना पड़ेगा और ये KB हो जाएगा। डेल T मतलब ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, ठीक है। और यहाँ M है मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर kg, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो केल्विन तो ऊपर है, ठीक है, ये मोल डिनोमिनेटर में है तो ये मोल इन्वर्स बनेगा, ठीक है। और ये kg डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके केल्विन के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। तो केल्विन kg मोल इन्वर्स ये हमारी यूनिट बनने वाली है, यूनिट ऑफ KB, ठीक है। KB क्या है? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी आज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है काय में, सॉलिड में, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो इसके अपने वेपर प्रेशर होंगे, सॉलिड के अपने वेपर प्रेशर होंगे जो कि बहुत कम होंगे, है ना। तो जब लिक्विड के वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। तब इस कंडीशन में हमारा लिक्विड जो है वो जम जाता है या फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा इसको हम समझ लेते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर अगर हम ग्राफ से समझे तो ग्राफ से किस तरह से हम समझेंगे कि ये जो वेपर प्रेशर है ये काय का है? प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट का है तो हमें दिख रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, जो कि है TF0, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ, इस वजह से ये सॉल्यूशन का ग्राफ हमने नीचे बनाया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉल्यूशन जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है यहाँ पर TF पर, ठीक है, जो कि ओरिजिन के पास में। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। मतलब लोअर टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? ये ग्राफ आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर इतना आपको कम करना है कि वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तब जाके वो क्या करेगा? फ्रीज करेगा। ऐसा कब होगा? जब हम टेम्परेचर को कम करते जाएं, और जब हमने टेम्परेचर को कम करा तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया वो हमारे प्योर सॉल्वेंट के भी फ्रीजिंग पॉइंट से कम आया, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब इस पूरी चीज़ का इस्तेमाल, इस डिप्रेशन, इसी लोवरिंग को या कमी जो हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगहें होती है जहाँ पर आइस गिरती रहती है या स्नो होती है, वहाँ पर रोड्स को क्लियर करने के लिए, जो रोड पे स्नो है उस स्नो को क्लियर करने के लिए वहाँ क्या डाला जाएगा? सॉल्ट डाला जाता है, ठीक है। अब सॉल्ट डालने से होता क्या है कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब क्या है कि अगर आप देखें तो वाटर जो है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पर, इतने में पानी जो है वो फ्रीज़ करता है। लेकिन जब सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट इस फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, ठीक है। और अगर वो कम कर देगा इसका मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर, मतलब कि हो सकता है -5
डिग्री सेल्सियस या -7 डिग्री सेल्सियस पर पानी अब जमे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, तो जो पानी है वो क्या बनने लग जाएगा, वापस से लिक्विड बनने लग जाएगा, ठीक है। भले ही टेम्परेचर क्या हो वहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, लेकिन क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर गया है तो अब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और जो रोड है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये डी आइसिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ से। अगर हम डेल टी एफ के बारे में बात करें तो डेल टी एफ क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके टी एफ नॉट की वैल्यू है, टी एफ नॉट जो है वो क्या है आपका बड़ा है एज़ कम्पेयर टू टी एफ, इस वजह से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका डेल टी एफ है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ठीक है, सेम है जैसा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनेगा के एफ, ठीक है। और ये जो के एफ है ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, के एफ को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या इसी को अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेम मोलैलिटी को के फार्मूले को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन 2000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब यूनिट जो है आपके के एफ की सेम होने वाली है जो आपका के बी का था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मोलैलिटी है और यहाँ पर भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो यूनिट बन के आएगी वो सेम बन के आएगी केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपका डेल टी एफ था उसे हम कैसे निकालेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ से, और जो टी बी था डेल टी बी उसको कैसे निकालेंगे, टी बी माइनस टी बी नॉट से, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ आना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ चेंज निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस प्लस के साइन आएंगे, ठीक है, कि आंसर जो है इनका माइनस प्लस में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो चेंज है उसको हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके ही निकालते हैं, इस वजह से इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है। एक में बढ़ रही चीज़ें, एक में कम हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाहे के बी हो या फिर चाहे के एफ हो, ठीक है। तो के बी और के एफ दोनों की ही वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी एक टेबल हमें एनसीईआरटी बुक में आराम से मिल जाएगी। ये अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। और इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, और यूनिट इसकी केल्विन केजी पर मोल होगी। अगर हम एक प्रॉब्लम देखें तो यहाँ देखेंगे हम कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जिसमें सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज होगी, ठीक है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 180 इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, और के एफ ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं कि हमें दिया हुआ है ग्लूकोज है, तो ये हमारा W2 हो जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से W1 जो है वो 250 ग्राम्स, ठीक है। तो M2 जो है वो 180 और M1 जो है वो 18, ठीक है, और KF की वैल्यू 1.86, ठीक है। अगर हम इन सब चीज़ों को रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, डेल टी एफ निकल के आएगा, ठीक है। पहले डेल टी एफ निकलेगा, उसके बाद जो है फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेल टी एफ निकालेंगे, तो जैसे ही वैल्यू आपने रखी डेल टी एफ को और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 2.48 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना डिप्रेशन हुआ, ठीक है, काय में आपके फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब कम हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन का क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर हम पानी के फ्रीजिंग पॉइंट में इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। हमें माइनस करना पड़ेगा तब जाके हम एक्चुअल में सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो 273.15 में क्या किया है, 2.48 को माइनस कर दिया, ठीक है। और जब माइनस करा तो आंसर कितना आया, 270.67 केल्विन। इस टेम्परेचर पर अब जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, फ्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें साफ दिख रहा हुआ है, साफ दिख रहा है कि प्योर जो आपका वाटर है उसका 273.15 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और माइनस किया तो 270.67 आ गया, ये कम टेम्परेचर है
इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सिर्फ पूछा हम कि जो क्वेश्चन है उसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो आप जो है कैलकुलेट करते समय सिर्फ डेल टी एफ तक ही स्टिक ना हो जाएं, उसके बाद तक आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ डेल टी एफ तक कैलकुलेट करके आप ये ना समझ लें कि यार आंसर जो है मेरा आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये गलती आप नहीं करेंगे। अब देखो आप कि आप एग्ज़ाम में क्या गलती कर सकते हो, या फिर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मोलैरिटी को हम इस्तेमाल करें वहाँ एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी, जबकि करना क्या है हमें, मोलैलिटी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मोलैलिटी जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, इसका क्यों करते हैं इस्तेमाल हम, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस वजह से मतलब टेम्परेचर के वेरी होने से मोलैलिटी वेरी नहीं होती, क्योंकि इसमें मास वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोलैलिटी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के बदलने से बदलती हैं, क्योंकि वॉल्यूम बदलता है। ठीक है, इसी तरह से हम W1 और W2 में कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, हमेशा जो 1 है सबस्क्रिप्ट, ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट लेंगे और 2 को सॉल्यूट लेंगे। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से डेल टी जो है उसका सब्ट्रैक्शन हम ना भूलें। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप होता है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डाउन होता है। ठीक है, तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। अब अगर अपन 60 सेकंड्स में इन तीनों चीज़ों को समराइज़ करें, तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के फॉर्मूले को P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। ठीक है, कांस्टेंट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें जो कर्व है वो राइट में या ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और इसमें कर्व डाउनवर्ड। अगर एवरीडे लाइफ एग्जांपल की बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कोई एज सच एग्जांपल नहीं है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन से हम जो है बाकी एग्जांपल बनाते हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम कुकिंग पास्ता जहाँ पर हम सॉल्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पर हम स्नो वाले रोड्स पर सॉल्ट को स्प्रेड करते हैं, ताकि जो स्नो है वो पिघल जाए और रोड क्लियर हो जाए। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्विकली समझ आ गई होंगी। अब समझते हैं अपन एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि होता है एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब मोर सॉल्यूट तो बॉइलिंग पॉइंट भी मोर होगा। ठीक है, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 मोलर, क्योंकि M दिया हुआ है, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर NaCl और 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है काय के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें C6H12O6, तो सॉल्यूशन में जाने पर इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, वो उसकी कंसंट्रेशन 1 m ही रहने वाली है। लेकिन अगर अपन NaCl को पानी के अंदर डाल दें, ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ 1 + 1 इक्वल्स टू टोटल 2 मोल्स जो है हमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन अगर अपन कैल्शियम क्लोराइड को देखें, तो इसको जब भी आप पानी में डालोगे तो Ca2+ के आयन मिलेंगे और 2 आपको Cl- के आयन मिलेंगे। इसका मतलब कि 1 मोल यहाँ से और 2 मोल यहाँ से, टोटल 3 मोल हमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा सॉल्यूशन में, उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ दिख रहे हैं हमें, कैल्शियम क्लोराइड के केस में। तो हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड 1 m कैल्शियम क्लोराइड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है। यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये हम देख चुके हैं, और आंसर क्या बनेगा इसका, केल्विन kg पर मोल। कैसे बना, डेल टी इज इक्वल्स टू K इंटू M, है ना। हम F और B नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फार्मूले में उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमको। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन M, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट से मतलब है। तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो गई और मोलैलिटी की मोल पर kg, और उसको जब अपन रीअरेंज करेंगे तो केल्विन kg पर मोल, ये हमारी यूनिट आ जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, ये जो है एक क्विक रिवीजन के लिए टेबल है। सबसे पहली बात कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि
आइडेंटिटी के ऊपर वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं। फिर बॉइलिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, डेल टी एफ जिसको अपन बोलेंगे। इसी तरह से ध्यान रखना है कि हम मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे, मोलैरिटी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से के बी और के एफ जो है उसकी यूनिट केल्विन केजी पर मोल होगी, ठीक है। ये बातें हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले 101% पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी और उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे और आगे जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई हैं ऑस्मोटिक प्रेशर उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।